चलिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, पीपीटी पे आते हैं, इसको विजुअल करते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक अपडेट होता रहता है। तो लास्ट क्लास हम शूट कर रहे थे, लेकिन सडन हमारा लैपटॉप शट डाउन हो गया था, लेकिन बात पूरी हो चुकी थी। सो हम लोगों ने अब तक यहाँ पे 2 फिलॉसफी कवर कर चुके हैं, जिसमें से आदर्शवाद और प्रकृतिवाद है। आज हम लोग इसी सीरीज में तीसरे टॉपिक पे आएंगे, जिसका नाम है रियलिज्म फिलॉसफी, यथार्थवाद। देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ। अब जैसे कि आप बुक पढ़ते होंगे तो वो मीनिंग तोड़ के कि आइडिया शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हुई, नेचुरल शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हुई, रियलिज्म शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हुई, तो ये सब नहीं समझा रहा हूँ, आपको सीधे पॉइंट पे आ रहा हूँ। हम सीधे टॉपिक से आते हैं कि समझना है आपको क्या है। तो 2 चीज़ बता देता हूँ जिससे यहाँ थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे अगर हम लास्ट फिलॉसफी अगर आपको याद हो तो हमने प्रकृतिवाद पढ़ी है, और प्रकृतिवाद जब आपने पढ़ा तो प्रकृतिवाद में आपने पाया कि जितनी भी चीज़ें थी वो सीधे प्रकृति से जुड़ी थी, और वो प्रकृति को ही सर्वोच्च सत्ता मान के चल रहे थे। अब ये बस थोड़ा सा उससे डिफर हो जाता है। जैसे कि आदर्शवाद में एक चीज का ये था ना कि मानसिक जगत की बात की गई थी, ठीक। मानसिक जगत की बात कर रहा था कौन? हमारा आदर्शवाद। ये रिकैप इसलिए कर रहा हूँ, इससे इजीली समझ में आ जाएंगी आपको चीजें। अब यहाँ पे वो भौतिक जगत को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा था, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे यथार्थवाद या रियलिज्म की बात करेंगे, तो वो क्या करता है कि ये जो जैसा अगर एक लाइन में कहा जाए, बहुत सिंपल वे में, ये पढ़ना छोड़ दीजिए, कि अगर एक लाइन में डिफाइन करिए कि रियलिज्म क्या है, तो वो सीधी सी बात, वो एक शब्द हम लोग बोलते हैं कि इंद्रिय गोचर जो प्रत्यक्ष है वही हमारा यथार्थवाद। यानी अपने सेंसेस के द्वारा जिन चीज़ों को हम फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सीधे शब्दों में कहा जाए कि ये दर्शन दर्शन कहता है कि यह जगत वैसा ही है जैसा हमें दिखाई देता है, इससे डिफरेंट ये कुछ नहीं है, अलग नहीं है, ठीक है। अब अगर हम ये भी साथ में ये कहते हैं कि अगर कोई वस्तु हम नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो तब भी है, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम जंगल जाके मोर नहीं देख पा रहे हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम है ना, कि हम मोर नहीं देख पा रहे हैं, या पहाड़ नहीं देख पा रहे हैं, नदियां नहीं देख पा रहे हैं, बट उनका एग्जिस्टेंस है, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो बस यथार्थवादी दर्शन अगर कहा जाए तो इसकी मीनिंग यही है कि ये स्कूल ऑफ फिलोसफी में ऐसी फिलोसफी है जो ये मानती है कि जगत वैसा ही है जैसा हमें दिखाई देता है, इससे अलग कुछ नहीं है, सीधे शब्दों में। फिर अगर इसको हम थोड़ा वन वन लाइन में डिफाइन करें, तो सीधे कहता है कि वास्तविकता मन से स्वतंत्र होती है। वहां पे अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो वहां मानसिक यानी मनस को इम्पोर्टेंट दिया गया था। यहाँ सीधे कह रहा नहीं कि वास्तविक रियलिटी जो होती है वो आपके माइंड से अलग होती है। दूसरी चीज ये कहते हैं कि वस्तुएं हमारे देखने से पहले भी मौजूद होती हैं। थिंग्स एग्जिस्ट वेदर वी perceive them आर नॉट, यानी हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं फिर भी हैं। और ये साथ में ये कहते हैं कि जो रियल वर्ल्ड है वही सत्य है, इसके अलावा वो किसी मानसिक जगत को सत्य नहीं मानते, या कह सकते हो कि सत्य की नहीं पर ये कह सकते हो कि जैसे आदर्शवाद में क्या था कि मानसिक जगत महत्वपूर्ण था, हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, और ये जो भौतिक जगत था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा कि भौतिक जगत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मानसिक जगत बदल जाएगा। फिर वास्तविकता वस्तुनिष्ठ और बाहरी मानते हैं, ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है। अब ध्यान देना, आदर्शवाद में यही सेम चीज क्या कहा गया था कि ज्ञान जो हमें मन से प्राप्त होता है, ठीक है। और ट्रूथ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये कहते हैं कि सत्य जो होता है तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि वो शाश्वत मानते हैं। तो ये डिफरेंट आ जाता है। और कॉमन चीज अब हम थोड़ा प्रकृतिवाद से जोड़ देते हैं, तो प्रकृतिवाद क्या होता है कि इंद्रियों को मानता था, ये भी मानते हैं, कॉमन है, ठीक। फिर अगर हम फिलोसफर की बात करें तो इसके जो फिलोसफर हैं अरिस्टोटल, जो फादर कहे जाते हैं इसके और जनक हैं। और मैंने एक ही नाम रखा है, बाकी और भी हैं इसके सॉरी फिलोसफर दूसरे हैं, जैसे बेकन हो गए। एक कॉमन चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग, सुकरात से परंपरा शुरू होती है, ध्यान देना। सुकरात थे आदर्शवादी, आइडलिज्म, ठीक। उसके बाद उनके शिष्य बनते हैं प्लेटो। प्लेटो भी सेम फिलोसफी फॉलो करते हैं। और फिर प्लेटो के शिष्य बनते हैं ये हमारे अरस्तु, ठीक है। परंतु ये थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, इसीलिए इनकी फिलोसफी में कुछ चीजें आदर्शवाद की भी मिलेंगी, लेकिन वो क्या होते हैं, वो सेकेंडरी हो जाती हैं, ना कि प्राइमरी। अब अगर हम थोड़ा इसके टाइप्स की बात कर लें थोड़ा सा शार्ट में,
अब देखो यहाँ इसलिए मैंने वहाँ पे नाम नहीं रखे थे क्योंकि नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मानवतावादी, यह सीधे कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मानव को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करे। ये चीज ध्यान देना, आगे आप लोगों को काम आएगा। फिर आ जाता है सामाजिक यथार्थवाद। तो ये क्या होता है कि जो प्रकृतिवाद दर्शन था जो कि किताबी ज्ञान का विरोध करता है और प्राकृतिक जीवन जीने पे फोकस करता है, तो उसी तरह ये क्या करता है कि सामाजिक जीवन के अनुभवों पे फोकस करता है। इसके मेन समर्थक थे लॉर्ड माउंटेन। अगर फिर हम ज्ञानेंद्रिय की बात करें, सेंसेस, अब देखो ये आगे भी आपको थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा। तो ये कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आता है, और यही चीज प्रकृतिवाद भी कहता है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट कहता है हमारा आदर्शवाद। और शिक्षण चीजों के माध्यम से सीखने पर बल दिया जाता है। इसके समर्थक थे बेकन थे, रेटके थे, और कमेनियस थे। कोमेनियस नहीं होगा, कैमेनियस थे, को हटा दो। फिर आता है साइंटिफिक रियलिज्म आता है। तो ये क्या करता है कि आपको साइंस एक्सपेरिमेंटल लॉजिक के थ्रू फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने की बात करता है, ना कि आदर्शवाद की तरह कि नहीं मूल्य शाश्वत है, जो हम पुरानिया कहे आ रहे हैं वही मान लो। चलो, अब इसकी हमारे आते हैं मेटाफिजिक्स पे, तत्व मीमांसा। तो जैसे याद हो तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंपैरिजन भी कर दूंगा। आदर्शवाद क्या करता था, शाश्वत मूल्यों को मानता था। अगर एक लाइन में कहा जाए, शाश्वत मूल्यों को मानता था, और वो सृष्टि और ब्रह्मांड या मनस की बात करता था। प्रकृतिवाद क्या करता था, प्रकृति को मानता था। तो हाँ, जो बच्चे लिखते हैं ना एग्जाम में कि आदर्शवाद पूछा गया और प्रकृतिवाद याद है तो लिख दिए, तो वो यथार्थवाद में ही चला सकते हैं। थोड़ा सा प्रकृतिवाद और यथार्थवाद थोड़े सिमिलर है, बट पूरी तरह नहीं। तो प्रकृतिवाद में क्या था, पदार्थ वास्तविक था, वो सॉरी प्रकृतिवाद में प्रकृति को माना गया, जबकि रियलिज्म में क्या था हमारा, मैटर यानी पदार्थ माना गया। और इसको स्वतंत्र, इस मैट यहाँ पे जो पदार्थ है वो स्वतंत्र माना गया, और इन्होंने कहा कि भौतिक जगत ही सत्य है। फिर अगर हम इपिस्टेमोलॉजी पे आ जाए, ज्ञान मीमांसा से, तो ज्ञान इन्होंने इंद्रियों से माना, यानी ये सीधे सीधे यहाँ पे प्रकृतिवाद का कह सकते हो कि प्रकृतिवाद को फॉलो कर रहे हैं, या प्रकृतिवाद के थ्योरी, सॉरी यथार्थवाद पहले आया है, प्रकृतिवाद तो बाद का है। तो कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद ने इनको फॉलो किया। तो ज्ञान इंद्रियों से मानते हैं, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट को फोकस करते हैं, और आगमन विधि इंडक्टिव मेथड को मानते हैं ज्ञान का सोर्स। फिर अगर हम मूल्य मीमांसा की बात करें तो मूल्य व्यवहारिक मानते हैं। ध्यान देना कि जहाँ पे प्रकृतिवाद में प्राकृतिक मूल्यों पे फोकस किया गया था, यानी जो नेचुरल हमारी प्रकृति जो मूल्य बनाती है, और उनके मूल्य कैसे थे, स्वतंत्र थे, फ्री थे। आप अपनी मर्जी करिए, गलत करेंगे तो प्रकृति स्वयं दंड देगी, ऐसा वाला। लेकिन यहाँ पे क्या था कि बदल जाता है अप्रोच। ये कहते हैं कि नहीं, मूल्य वाले प्रैक्टिकल हो जाते हैं, एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो जाते हैं। और साथ में इनका ये था कि जो हमारे सेंसेस हैं, क्योंकि आप सुखी तब होते हैं जब आपके सारे सेंस अच्छे से काम कर रहे हो और आप अच्छे से अपना वर्क कर पा रहे हो, आप रिलैक्स हो, फील करें। तो वही चीज ये कहते हैं कि इंद्रियों को सुख में बनाकर मानव जीवन को सुख पूर्वक जो जीना होता है, यही इनका लक्ष्य था। ये थी इनकी एक्सियोलॉजी। अब अगर हम बात करें यथार्थवाद के बेसिक प्रिंसिपल, यहाँ पे मैंने कुछ रखे हैं, मैंने नियरली हर रखे। आपको बुक्स पढ़ेंगे तो आपको 7 8 10 12 मिलेंगे, और मैं कुछ बेसिक रख देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है कि ये जगत वास्तविक है, संसार कोई भ्रम या माया नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि ये ठोस वास्तविकता है। इंद्रियां ही अनुभव या ज्ञान का द्वार है, ये बिल्कुल सेंसेस को मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते हैं। बाह्य जगत ये कहते हैं कि स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कि हम अपने विचार में बदलेंगे तो वो बदल जाएगा, नहीं, वो ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है और फ्री है। और जैसे कि हम आदर्शवाद की बात करते हैं तो वो क्या कहता है, अगर हम देखा जाए तो परम चेतना की बात करता है, ब्रह्मांड की बात करता है, और कहता है कि नहीं, उस परम चेतना के लिए तैयार रहो, या वेदांत दर्शन को ले जाए तो वो इहलोक की बात करते हैं, लेकिन ये कहता है ना, सॉरी परलोक की बात करते हैं, लेकिन ये कहता नहीं भैया, यही जीवन जीना है, यही सुखी रहो। और नियमों की अपरिवर्तनीयता, यानी कहते हैं कि ब्रह्मांड, एक चीज ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड के अपने कुछ नियम हैं जो ये विज्ञान मानते हैं, क्योंकि ये आदर्शवाद का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। तो इनका यह है कि ब्रह्मांड कुछ निश्चित नियमों से चलता है, या विज्ञान कह लीजिए इनके भाषा में, और वो उन्हीं का अनुसरण करता है। चलो, आगे आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो नॉलेज आपको मिलता है, कैसे मिलता है, सबसे पहले आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको सेंस किया, माइंड ने उसको रीड किया, देन आप नॉलेज पा जाते हैं। और ये ऑब्जेक्ट आप पदार्थ समझ सकते हैं, और पदार्थ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैटर। अब अगर इनका एम
आप एजुकेशन की बात किया जाए, उद्देश्य क्या है, तो डेवलप ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड्स। देखो अब चेंज हो जा रहा है ना, आदर्शवाद में आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लिया जा रहा था, नेचर वाला आपको प्रकृति की तरफ फेंक रहे थे, यहाँ बदल गया, आपको साइंटिफिक अप्रोच डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं, रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, सोशल प्रोग्रेस पे बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो एक चीज ये है, प्रकृतिवाद में एक चीज लैक थी, प्रकृतिवाद की अगर हम बात करें, प्रकृतिवाद दर्शन जो था वो क्या करता था कि समाज से आपको काट देता था। उसका एक नारा था, मैंने बताया था कि प्रकृति की ओर, सॉरी की ओर लौटो, ठीक है। तो जब प्रकृति की ओर जाते थे वो मानव समाज से दूरी बना देता था, जबकि ये ऐसा नहीं कहते, कहते कि हमें इसी संसार में रहना है और इसी समाज में रहना है। तो ये सोशल प्रोग्रेस पे भी फोकस करते थे, उसको भागते नहीं थे। और इसीलिए जब हम रूसो का आप लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो रूसो की बातों में काफी विरोधाभास मिलता है कि यार एक तरफ वो कहता है कि बालक को समाज से दूर रखो, फिर 15 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसे उसी समाज में फिर लाता है कुछ चीजों को सिखाने के लिए। तो ये दो तरफा बातें नहीं हो सकती। खैर चलो आगे चलते हैं। अगर हम करिकुलम की बात करें तो जहाँ पे आदर्शवाद में हमारी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी सारी चीज़ें थी, यहाँ पे साइंटिफिक मेथड आ जाती है, टेक्नोलॉजी और वोकेशनल एजुकेशन आ जाती है, और रियल लाइफ ओरिएंटेड सब्जेक्ट की बात की जाती है। ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें नहीं थी, पर ये होता क्या है कि जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को कवर करते हो तो उसके कुछ अपनी मान्यताएं होती हैं। जैसे एक सिंपल सा बताते हैं, जैसे कि महाकालेश्वर जाइए, महाकाल मंदिर अगर आप जाते हैं उज्जैन, तो वहाँ क्या है कि धोती कुर्ता ही पहन के आपको जाना होता है। आप ऐसे ही नहीं चले जाएंगे कि आप गए जीन्स पहन के चले गए, भगा दिए जाओगे। तो कुछ परंपराएं होते हैं, अपने ट्रेडिशंस होते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी करिकुलम में जब हम आप यहाँ पे चूंकि हम एक स्पेसिफिक फिलोसफी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जब हम पढ़ेंगे तो क्या होता है कि उसकी जो प्रॉपर जो प्राइमरी चीजें हम उनको रखते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने बाकी चीजों को छोड़ दिया था, लेकिन फोकस इनका ये ग्रुप था। अगर हम टीचर की बात करें तो वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट मानते थे कि टीचर क्या हो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए। और आदर्शवाद की तरह यहाँ पे छुट्टा नहीं था, टीचर को एकदम फ्री विल नहीं दिया गया था, उसे भी कंट्रोल में रखा गया था। इसीलिए वो गाइड एंड इंस्ट्रक्टर था, मेंटेन डिसिप्लिन था यानी अनुशासन बनाए रखे। और एक चीज सबसे ज्यादा ये फोकस करते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण पे बल भी देते हैं। ये पहला दर्शन था, अभी तक हम जो दो दर्शन पढ़ चुके हैं उसमें कहीं नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या था कि टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही कि एटलीस्ट जो शिक्षक हो उसे कम से कम एक दो यानी दो विषय को ज्ञाता होना चाहिए। विज्ञान जैसे एग्जाम्पल के लिए है कि, और गणित, कि एटलीस्ट कम से कम वो दो विषयों का ज्ञाता हो। इसीलिए यहाँ पे एक शब्द है कि विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, ऐसे ही किसी को नहीं भेज दिया जाएगा। इसीलिए जो आपको इतने एग्जाम्स होते हैं, जो आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जैसे जिन लोगों ने बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ भी कर रखा हो, तो उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट कोई क्यों देना पड़ता है, जैसे एक सिंपल वे में हम कहा जाता है टेट। तो ये यही होता है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आप प्रॉपर देते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो वो इसीलिए होता है कि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। अगर फिर स्टूडेंट के रोल की बात की जाए तो आदर्शवाद की तरह यहाँ पे निष्क्रिय नहीं होता है, और पूरी तरह से प्रकृतिवाद की तरह स्वच्छंद भी नहीं होता है। एक्टिव लर्नर होता है, लर्निंग थ्रू आउट एक्सपीरियंस करता है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग करता है, और साइंस को फॉलो करने वाला माना जाना चाहिए। अगर हम मेथड्स की बात करें, टीचिंग मेथड्स की बात करें, तो ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट मेथड का प्रयोग किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है, इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का यूज करने वाला ये पहला दर्शन था, जिसमें शिक्षण में चार्ट मॉडल वास्तविक वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना फोकस किया गया। अगर हम स्कूल की बात करें तो विद्यालय क्या मानते थे कि समाज का, सॉरी, रिफ्लेक्शन होता है, एक दर्पण होता है, और इसे एक कार्यशाला की तरह यानी वर्कशॉप की तरह होना चाहिए। और साथ में ये यहाँ पे एक बात ये भी कहते हैं कि अगर हमें स्पेसिफिक टर्म्स की जरूरत हो तो उसके लिए अलग अलग स्कूल होने चाहिए। जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो कि भाई इंजीनियरिंग के लिए अलग विद्यालय होते हैं, डॉक्टर के लिए अलग होते हैं, वर्कशॉप आपकी अलग होती हैं, ठीक है। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिलना थोड़ा पेचीदा हो जाता है, मुश्किल काम हो जाता है, और मैनेजमेंट करना भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सबके वर्क करने के तरीके अलग अलग हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि विद्यालय वह स्थान है जहाँ बालक को वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। यानी स्कूल में आप जाएंगे तो ऐसा नहीं सिर्फ आपको सीखना है, बल्कि सोशल आपकी जो आगामी लाइफ है, तो उसके जो चैलेंजेस आने हैं उसको भी आपको लर्न करना है। अगर अनुशासन की बात किया जाए तो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं कि नियमों का जो अगर नियम बनाए गए हैं तो उनको फॉलो करना है आपको। टीचर अथॉरिटी होता है। और साथ में अगर कहा जाए बिहेवियरल अनुशासन की बात करते हैं कि छात्र को स्कूल और समाज के नियमों का पालन करना सिखाया जाता है, जिससे वो भविष्य में क्या हो कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन
वंश है। अगर हम इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं तो साइंटिफिक थिंकिंग की बात करता है, प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है, यूज फॉर रियल लाइफ जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करता है। निगेटिव पॉइंट की बात करें तो कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है, मोरल वैल्यूज की फोकस कर क्रिएटिविटी को कम कर देता है। एक मिनट, टीचर सेंटर्ड यहाँ पे नहीं है, सॉरी, ये दर्शन पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये लाइन नहीं होगी, इरेज करना हम भूल गए। ठीक है, और अगर हम कंपैरिजन कर दें तीनों दर्शन, अभी जो हमारे आज को मिला के तीन दर्शन हो गए हैं, तो जो आइडियलिज्म था वो मन बेस्ड था, यानी माइंड बेस्ड। नेचुरलिज्म प्रकृति आधारित था, और ये रियलिज्म क्या है, मैटर आधारित। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा है प्रयोजनवाद। और प्रयोजनवाद आगे पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और आपको मिलेगा, और उसके बाद एक दर्शन और बचेगा आपका अस्तित्ववाद। उसको उसके बाद ये पांचों फिलोसफी आपकी वेस्टर्न खत्म हो जाएगी। अगर इंडियन फिलोसफी चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो पांच फिलोसफी करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम सीधे आ जाएंगे एजुकेशनल सोशियोलॉजी के जो थोड़े से टॉपिक्स हैं आपके लिए, उनको कवर कर दिया जाएगा। अगर इसका एक डायग्राम दिखाया जाए कि रियलिटी को ये मानते हैं, यानी वास्तविकता है, उसको आप जानते कैसे, सेंसस के द्वारा। सेंसस के द्वारा क्या होता है, आपको नॉलेज होता है, और नॉलेज के द्वारा आपका एक्शन यानी क्रिया होती है। और इसको थोड़ा सा अगर एक माइंड मैप, अगर एक पाँच व छह शब्दों में अगर इसको हम खींचा जाए तो यथार्थवाद दर्शन क्या है, पदार्थ की बात करता है। उस पदार्थ को आप जानेंगे कैसे, इंद्रियों से। इंद्रियों से जब जानेंगे तो आपको ज्ञान होगा, और उस चीज़ के लिए आप समझेंगे क्या, विज्ञान में यूज करेंगे, और विज्ञान से क्या करेंगे, अपने लाइफ को आप इजी बनाएंगे। अगर इसको हम कंक्लूजन में, अगर इसको हम थोड़ा शार्ट में रख दें दो लाइन में, तो फोकस ऑफ रियल वर्ल्ड की बात करता है, फैक्ट्स पे करता है, वास्तविकता पे जोर देता है, और वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक शिक्षा पे बात करता है। तो ये हो गया हमारा तीन दर्शन, हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर इसमें पूछा जाए एक चीज और चीज, जैसे इसमें एग्जाम में आपके लिए क्या पूछ सकता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, तो सीधे सीधे कह देगा कि यथार्थवाद को परिभाषित करें, ठीक है, एवं इसके प्रकार बताएं। ठीक, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, या ओवरऑल आपसे इसका एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। ठीक है, कि यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, समझाएं, ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। बाकी आप इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इतना कंफ्यूज ना हो, अनसॉल्व आता है, ठीक है, आप उसको बाई कर लीजिए। उसमें कि जिस भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 से 10 सालों का आपको सेट मिल जाएगा, तो उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और देखो एक चीज़ बता दूं, कोई भी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, आंसर नियरली वही होते हैं, बस वो घुमा के पूछते हैं। जैसे पूछ लेता कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें, या यथार्थवाद के अनुसार छात्र का क्या रोल है। तो जो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो अगर ये तभी बता पाएंगे जब आप पढ़े रहेंगे। तो लेकिन इनका जो मेन, जैसे एक पूछ सकता है कि यथार्थवाद के सिद्धांत बताएं, तो जैसे मैंने वहां पर ये देखो, ये 4-5 सिद्धांत आपको बताए हैं, आपको बुक में थोड़ा डिटेल में मिलेगा। कहाँ गया, जैसे यहाँ पे कि जगत वास्तविक है, फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे मैंने एक लाइन में लिखा है, जब आप बुक पढ़ेंगे तो यही चीज़ आपको 4 से 5 लाइन में मिलेगी। और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए अगर पूछ दिया तो जो 10-12 आपके सिद्धांत है उनको अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो आपका काम हो गया। सो इसको अब हम क्लास ख़त्म करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉरी प्रयोजनवाद की, प्रैग्मेटिज्म की। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग दर्शन है, क्योंकि ये क्या है ना कि इसमें एक चीज़ जान लो। देखो, अगर यहाँ पे एक क्लास में एक चीज़ और बता दे रहा हूँ सारे दर्शन के बारे में। प्रयोजनवाद हो गया, यथार्थवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, एक एक लाइन में सबकी एक खूबी है, ठीक है। प्रकृतिवाद यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, और अगली क्लास में फिर रिपीट कर दूंगा। और अस्तित्ववाद, खूबी क्या है ये समझिए। प्रयोजनवाद चेंज जिसको मानता है, यानी बदलाव को लेके चलता है, यानी हमेशा बदलना है। यथार्थवाद क्या करता है, वास्तविकता को लेके चलता है, ठीक है। आदर्शवाद क्या है, स्पिरिचुअलिटी या मानसिक जगत को लेके चलता है, ठीक है। प्रकृतिवाद क्या करता है, सीधे सीधे प्रकृति के नियमों को लेके चलता है, या प्राकृतिक सत्ता को लेके चलता है। अस्तित्ववाद क्या करता है, कि अपने ही अस्तित्व की बात करता है। तो अभी तीन पढ़ा आपने, अब ये जब पढ़ेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा प्रयोजनवाद से। तो यहाँ पे इसको रैपअप करते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, और हम मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सो तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को जरूर जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें यार, बहुत मेहनत लगती है।
ऐसे नहीं होता है। और लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि मैं पढ़ाने में मगन हो गया और ध्यान नहीं दिया कि लैपटॉप डिस्चार्ज है। खैर, अच्छी बात ये थी कि टॉपिक कवर हो गया था, तब वो गायब हुआ, यानी शट डाउन हुआ। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। इसको हम कीप रखते हैं, नहीं तो ये बदल जाएगा, और इसको हम रोक देते हैं।